आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग स्टैंडर्ड 9 के लिए पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि मैटर्स क्या होती है और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर्स के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस, और 2 टाइप्स और होते हैं जिसके बारे में हम लोग फर्दर लास्ट में बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो चाहे तो सॉलिड स्टेट्स में हो या फिर लिक्विड स्टेट्स में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो या गैस में हो, गैसियस स्टेट में हो, तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जो इन तीनों में से किसी एक स्टेट्स में है, तो क्या हम किसी एक सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है इसको लिक्विड में या फिर इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोई सब्सटेंस गैस में है तो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बिल्कुल ये काम हम लोग कर सकते हैं, और वह फिनोमेना जिसमें एक सब्सटेंस को किसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर डेफिनेशन देखें तो द फिनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से आपने लिक्विड किया या सॉलिड से आपने गैस किया, वापस आप लिक्विड या गैस में कन्वर्ट कर गए, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद ये हम कर कैसे सकते हैं? अगर हम चेंज करना चाहते हैं सब्सटेंस के, अगर हम उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? चेंज स्टेट को चेंज करने के कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। मैटर के स्टेट को चेंज कर 2 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज इनटू एज फॉलो। पहला बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तब हम चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर को चेंज करने से। टेम्परेचर के बारे में मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और मैंने टेम्परेचर के साथ हीट भी बताया था। अगर आपको वो नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देख लें। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तब, तो जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी सॉलिड का, हम एक सॉलिड को लेते हैं, सॉलिड है आपके पास, अगर एक सॉलिड को आप कंसिडर करते हो, सपोज करो आपके पास क्रिस्टल है, इसमें सॉलिड है तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के करीब हैं, इनके बीच का इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम है, और अगर आप इसको नीचे से हीट कर दें, जैसे आप हीट करेंगे तो हीट करने से पहले भी ये पार्टिकल के अंदर मोशन था, काइनेटिक मोशन था, काइनेटिक एनर्जी था उसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल मोशन में था, विच इज व्हाट वी कॉल ब्राउनियन मोशन। तो कोई भी मैटर का पार्टिकल तो मूव करता होता है, यानी कि ये सॉलिड का ही पार्टिकल मूव करता होगा, लेकिन चूंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो ये जो मोशन होगा पार्टिकल्स का एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन होगा, ये अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता होगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा? ये जो पार्टिकल है जो मोशन में था इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा उस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर एक पार्टिकल्स यहाँ पर, इसका अगर स्पीड बढ़ जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये पार्टिकल इसके बगल वाले पार्टिकल और ये पार्टिकल इसके बगल वाले पार्टिकल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक वीक फोर्स से जुड़ा होता है, या चलो एक फोर्स से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग पढ़े थे इंटर पार्टिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब जैसे तुम हीट दोगे तो इस पार्टिकल के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएंगे, मोशन बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके अंदर का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी उस एनर्जी से बड़ा हो जाएगा जो इस पार्टिकल और इसके एडजेसेंट पार्टिकल के बीच में लग रहा था, और ये पार्टिकल इन दोनों से जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के इन बिटवीन, इससे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर आ जाएगा, और जैसे ही एनर्जी आएगा इन दोनों फोर्स को वो ओवरकम कर जाएगा, और फिर वो उसके अंदर मोशन इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेगा। जैसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा इसका मतलब 2 पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा और वो सॉलिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड्स में। इसी बात का मैंने यहाँ लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, क्योंकि हीट करने पे ब्राउनियन मोशन का स्पीड बढ़ जाएगा, वो स्पीड बढ़ जाएगा, विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्जैक्टली इंटर एटॉमिक फोर्स। देयरफॉर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा आप उसको हीट कर देंगे, पार्टिकल को हीट कर देंगे, तो उसका मोशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू गैस, और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। तो अगर आप पहला आपके पास जो है, अगर आप चाहते हैं किसी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना, सबसे पहला जो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड का, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, फर्दर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर है, अगर हम प्रेशर चेंज करें तब क्या होगा?
तो प्रेशर के बारे में आप जानते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं। सपोज करो मेरे पास ये पेन है और इस पेन पे इधर इधर अगर हम इसको दाबें, इसको कंप्रेस करें इस तरह से, तो हम बोलेंगे आई एम अप्लाइंग प्रेशर। हम प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अगर आपको याद है तो ये सॉलिड था, और अगर इसमें हम सॉलिड है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे होता है, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, और गैसेस में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर यहाँ देखोगे तो ये दो पार्टिकल को आप कंसिडर करो। अगर इन दो पार्टिकल का जिसके बीच का दूरी इतनी थी, अगर हम इस पर फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करना चाहें तो गैसेस इज हाईली कंप्रेसिबल एज वी नो। गैसेस तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करना चाहें तो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम गैसेस के ऊपर फिर प्रेशर इंक्रीज करें तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस घटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर स्पीड की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो पार्टिकल पहले रैंडमली बहुत तेजी से मूव कर रहा था। जब हम उसको एक दूसरे के करीब लाएंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर तो उसका मोशन हिंडर होगा, उसकी स्पीड घटने लगेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगा। तो जैसे ही आप पार्टिकल किसी गैसेस सब्सटेंस से प्रेशर अप्लाइड करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तब उसका काइनेटिक एनर्जी घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच की स्पेस घटेगा तो पार्टिकल का स्पीड घटेगा और अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी किसी गैसेस से घट जाएगा तो इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब चूंकि लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशर और लगाओगे तो इट वॉन्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। क्योंकि गैसेस तो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है, तो तुम इसको कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हो, लेकिन लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है इन जनरल। इसका मतलब अगर गैसेस को तुम प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, बट ऑन इंक्रीजिंग फर्दर वेरी लेस प्रेशर वी कैन नॉट कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, बट इट कैन बी हैपन व्हेन यू सप्लाई प्रेशर इन सफिशिएंट अमाउंट। इट मीन्स अगर आपके पास गैसेस है, गैसेस पे आप प्रेशर लगाओगे इजीली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लेकिन लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, या ये बोलने कि आप ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जनरली ये होता नहीं है। जनरली गैसेस को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में ही प्रेशर लगाए कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सीएनजी की बात करो, कंप्रेस नेचुरल गैस, इन दोनों में ही गैसेस को कंप्रेस कर दिया जाता है। गैसेस पे को प्रेशर लगा करके एक छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में ना होकर लिक्विड फॉर्म में ही होता है। इसीलिए कभी कभी आप सिलेंडर का नोक पे अगर आप फिंगर रखोगे, उसको प्रेस करोगे तो आपको कुछ लिक्विड सा महसूस होगा। इट इज बिकॉज कि एक्चुअली में वो गैस होता है और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में बाय अप्लाइंग ह्यूज प्रेशर ऑन इट। But it is practically not possible for us to convert it into gases, but it can be achieved at certain condition, जिस condition के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो by changing pressure or increasing pressure of a gas, the kinetic energy of the particle of a gas in decreases. Okay, on increasing pressure, जैसे प्रेशर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, तो पार्टिकल की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से उसका आपको काइनेटिक एनर्जी घटना स्टार्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा, इट मीन्स वो जो गैस है वो कंडेंस हो जाएगा, गैस कंडेंस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और अगर फर्दर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर और इंक्रीज कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो इस तरीके से हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन बनता है, आपको बुक में लिखा होता है ये कि हाउ कैन अ लिक्विड बी, हाउ कैन ए गैस बी लिक्विफाइड। किसी गैस को आप लिक्विफाइड कैसे करते हैं? गैस है, इसको आपको लिक्विड करना है। स्टेट वे टू लिक्विफाइड अ गैस, किसी गैस को आप लिक्विफाइड कैसे करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने बात कर लिया अभी आपको कि एक गैस को लिक्विफाइड कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है स्टेट द वे हाउ कैन यू लिक्विफाइड अ गैस। तो अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय देखिएगा ध्यान से, गैस को लिक्विड बना रहे हैं, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड को जब हीट देते हैं तो गैस बनता है। तो गैस से अगर हमको लिक्विड चाहिए, गैस से अगर हमको लिक्विड बनाना है तो हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, by decreasing temperature and by increasing pressure। चूंकि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये 2 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का आएगा तो बस आप ये दोनों पॉइंट लिखोगे कि अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का है तो आपको उस समय थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा। और एलाबोरेट कैसे करोगे? आप लिखोगे बाय
पहले पॉइंट पे आप लिखोगे बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और वहाँ इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा तो उस गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यहाँ आप आओगे तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी अगेन, प्रेशर गैस का इंक्रीज करोगे, आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इस तरीके से आप एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद चूंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया, अगर उसके हिसाब से बात करें तो आपके पास एक थोड़ा चार्ट बनता है, एक फ्लो चार्ट बनता है। अगर इस फ्लो चार्ट के बारे में बात करें तो पहले फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस था, और आप क्या करने जा रहे हो, अभी हम सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, नॉट ऑन चेंजिंग प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंजिंग इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस टू लिक्विड एंड नॉट इन जनरल केसेस टू लिक्विड टू गैस। तो हम लोग अपने आप को लिमिटेड करेंगे ओनली इन बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो इफ वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस और हम चाहते हैं कि इसको लिक्विड में करें, व्हाट वी हैव टू डू, और मेरे अंदर कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर है कि वी हैव टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर ओनली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो सॉलिड को क्या करेंगे, तो सर बोलेंगे आप सर सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो सॉलिड आपके पास था, आपने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को हीट किया, हीटिंग, सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को आपने हीट किया। चलो हीट को हम लोग सिर्फ डेल्टा से दिखाएंगे, ये प्रोसेस होता है इसमें हीट को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं हम लोग, और हीट के सिंबल डेल्टा होता है। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे इट मीन डेल्टा सिंबल दिखाएंगे। सॉलिड को जैसे आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में। फर्दर अगर आप लिक्विड को और हीट कर दो, लिक्विड को आप थोड़ा सा और हीट कर दो, तो लिक्विड को थोड़ा सा और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस में। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। अब सॉलिड से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे ऑन हीटिंग, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्टिंग। मिल्टिंग किसे कहते हैं, अभी हम लोग वन बाय वन डेफिनेशन के तौर पे और डिटेल करेंगे। मिल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑन लिक्विड टू गैसेस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट लिक्विड टू गैसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। डोंट गेट कंफ्यूज, मे बी आप बोलोगे सर इसको बॉइलिंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, सर इवेपोरेशन कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, बाद में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मिल्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो एक तो हो गया सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टाइम टू कम टू कट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। गैसेज मिल चुका था, गैसेज से हम चाहते हैं कि लिक्विड में करें, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसेज टू लिक्विड, गैसेज को लिक्विड में करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे करोगे, तो बाय कूलिंग, बाय कूलिंग यहाँ पे लिखेंगे आप, बिना कूल की नहीं हो सकता। हीट को मैंने दिखाया था हीटिंग, इसको कूल करना पड़ेगा, गैस से कूल करेगा लिक्विड बन जाएगा। फर्दर लिक्विड को कूल करोगे क्या बन जाएगा, सॉलिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। इसको कुछ लोग सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, फ्रीजिंग और यहाँ पे भी कूलिंग। फिर से सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू गैसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। when we cool a gases it convert into liquid, this is known as condensation, and when we further cool the liquid it convert into solid, which is known as freezing or solidification. So one by one melting और फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन जितना भी टॉपिक हम लोगों ने अभी देखा उसको पढ़ते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक है मेल्टिंग। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन भी होता है। मेल्टिंग क्या है, तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है लिक्विड में। और ये होता कैसे है, तो जब हम हीट देते हैं तब। तो हम लोग मेल्टिंग को डिफाइन करते हैं द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब हीट करने पे ही एक लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। अब अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, सपोज कर आपके पास आइस है और उस आइस को आप हीट देने लगोगे, तो जब हीट दोगे तो वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो क्या ऐसा है कि आप जब किसी आइस को मेल्ट करने चाहोगे, आप आइस को अगर मेल्ट करना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो, तो जैसे आप उसको हीट दोगे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो
अब अगर आइस, सपोज करो हमारे पास आइस है और आइस का फॉर्मेशन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और जो हमने आइस रखा वो -10 डिग्री सेल्सियस पे था। तो जैसे ही आप उसको हीट दोगे वो कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में, आपको कंटिन्यूसली उसको हीट देना पड़ेगा और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होना लिक्विड में स्टार्ट होगा। तो अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट देते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड, देन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर हैज कम, then that substance converted into liquid and that particular temperature is known as melting point. So what is melting point? Melting point is the temperature at which a solid substance changes into liquid. इसमें एक बात और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि जब हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो मेल्ट होता है, और जब मेल्ट होता है तो उस वक्त हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं तो पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, पार्टिकुलर प्रेशर के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करेंगे यहाँ पर वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए या ATM होना चाहिए। ATM इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर ऑन द अर्थ और अबव अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सरफेस पे, हम जैसे यहाँ खड़े हैं तो मेरे सर के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर तक कॉलम ऑफ एयर है, यहाँ से पूरा ऊपर तक एयर है, तो एयर का वेट है, चूंकि एयर मैटर है तो वो नीचे की तरफ हम पे प्रेशर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मली सी लेवल से अगर हम देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको ये, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अज्यूम किया जाता है 1 atm। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इज इक्वल टू 1 atm एंड दिस प्रेशर इज नोन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रेशर को 760 mm ऑफ Hg, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 760 mm ऑफ Hg। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, और ये नॉर्मल प्रेशर होता है जो पास्कल में इक्वल होता है 101625 पास्कल, इसके बराबर होता है। इतना बड़ा प्रेशर लगता है। तो जो भी हम जब बात करेंगे सब्सटेंस को मेल्ट करने की, हीट करके, तो हम ये कंडीशन रखेंगे वहाँ पर कि जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस मेल्ट होगा, तो उस वक्त हम एक पार्टिकुलर प्रेशर की भी बात करेंगे। और जनरली हम बात करते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जब मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का एट 1 atm, 1 atm मीन्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 101625 पास्कल, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब 1 atm होता है तभी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सर अगर मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाए, अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, प्रेशर 1 atm ना हो कुछ और हो जाए, 1 atm से कम हो जाए, 1 atm से ज़्यादा हो जाए, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल तभी वैलिड है जब प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 atm होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप चेंज कर लोगे तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और ये कैसे आपको रिलेटेड है, इसके बारे में जो हम लोग अभी बॉइलिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, तो वहाँ हम इसको डिस्कशन करेंगे। बट आपको याद रखना है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, देन द कॉमन कंडीशन शुड बी इट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm। याद रखने वाली बात है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एट 1 atm इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कन्वर्ट कर लिया सॉलिड को लिक्विड में हीट करके, नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड। तो वह प्रोसेस जिसमें हम लोग एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं या फिर फ्रीजिंग कहते हैं, और ये कूल करके होता है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। और इसके लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा कि अगर आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है और इस लिक्विड को आप फ्रीज कर रहे हो, पानी को आप फ्रीज में रख रहे हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्जन होगा तो ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, और ये कांस्टेंट प्रेशर ATM ही होता है, 1 atm के बराबर ही होता है। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वो होगा, जैसे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट करता है, एट द सेम वे किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सब्सटेंस कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अगर आप वाटर की बात करोगे तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वाटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है आइस में। जैसा कि आप घर में जब अगर बर्फ जमाते हो तो आप देखते भी हो। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर वाटर को आप फ्रीज करने जा रहे हो तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी है और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ, सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर यानी 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। इस पानी को आप फ्रीज में जब रखोगे तो फ्रीज का काम क्या है, वो टेम्परेचर इसमें से इसकी ये चूंकि हायर टेम्परेचर पे है, इसमें हीट ज़्यादा है और बर्फ जो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, उसका टेम्परेचर लगभग 0 के आसपास है। तो ये जो इसका टेम्परेचर है, क्योंकि ये हायर हीट पर है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको आपके फ्रिज के अंदर, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलेंट होता है, वो उस टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री सेल्सियस बनाए रहता है और इसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होता है। घटते घटते ये आपको 20 होता है, फिर 15 होता है, फिर 10 होता है, फिर 5 होता है, फिर 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है ये पानी, तो ये फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 1 atm पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। यस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोथ विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि जो हीट हम दे रहे थे वो गया कहाँ। जैसे आप इसको हीट करते हैं ना आइस को, तो आइस हीट करते हो तो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता है। और जब पानी को आप बर्फ जमाते हो तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपको सब्सटेंस दिया गया है उसमें कुछ % पानी होगा और कुछ % जो वाटर दिया गया है, कुछ % सॉलिड स्टेट में होगा और कुछ % उसका लिक्विड स्टेट में होगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में लैटेंट में और डिटेल करेंगे। बट याद रखने वाली बात यह है कि चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो, बोथ डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड द प्रेशर शुड बी एट 1 atm, दैट इज दिस मच पास्कल। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस शुड बी एट 1 atm शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा वेपोराइजेशन। पहले ध्यान से समझेंगे वेपोराइजेशन को। वेपोराइजेशन होता क्या है, इसे हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड या फिर गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड और अ गैस, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, सॉरी सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो चेंज हो जाता है गैसेस में। कब होता है, हीट करने पे। द प्रोसेस in which a solid या फिर liquid or liquid changes into gas on heating, ये हीट करने पे होता है। अब सुनेंगे ध्यान से। वेपोराइजेशन की अगर बात करें तो आप ध्यान से समझेंगे पहले बात को। वेपोराइजेशन का ही 2 टाइप होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आपको बॉइलिंग एज वेल एज एवापोरेशन। तो पहले हम लोग वेपोराइजेशन को अगर समझ लें तो वेपोराइजेशन का मतलब हो गया कोई भी आप सॉलिड को कन्वर्ट कर दो गैस में, ये वेपोराइजेशन के अंदर आ जाएगा। फिर लिक्विड को कन्वर्ट कर लो गैस में, ये भी वेपोराइजेशन के अंदर आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट कैसा होना चाहिए, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट होना चाहिए। माइंड इट, आप छत पे कपड़ा पसारते हो क्लॉथ लाइन पर सूखने के लिए, तो उस समय आप उसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं देते हो। हीट कहाँ से लेता है, वो अपने सराउंडिंग से लेता है, सन की रोशनी से या बाहर में जो भी आपको अदर में सब्सटेंस होता है उससे हीट कैप्चर करता है। बट हम वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं और इस केस में हीट जो होता है वो सब्सटेंस को हम एक्सटर्नली देते हैं, हीट सब्सटेंस को हम एक्सटर्नली देते हैं। और अगर आपको समझना है इस बात को तो आप ऐसे समझो कि आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर बहुत सारा लिक्विड डाला गया है, आप इसको हीट करने जा रहे हो नीचे से। तो वेपोराइजेशन के वक्त होता क्या है कि जैसे आप हीट करते हो तो इस लिक्विड के अंदर बहुत सारा लेयर होता है, इसको हम लैमिना कहते हैं, लेयर को लैमिना कहते हो। जब हीट देते हो आप तो ये हीट जो है ना, जैसे ही आप हीट देते हो तो ये हीट टॉप के सरफेस पे नहीं रहता है, ये एक्चुअली में बॉटम जो लेयर होता है, बॉटम का लेयर होता है, इसमें हीट होता है और ये हीट बॉटम लेयर से ऊपर वाले लेयर की तरफ ट्रांसफर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब वेपोराइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल जो होता है, जो गैस बन के उड़ता है, वो टॉप के सरफेस से नहीं उड़ता है, जबकि वो बॉटम से ऊपर की तरफ आता है। बॉटम पे जो मॉलिक्यूल होता है वो हीट पहले होता है और बॉटम से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है और बाद में वो वेपर बन जाता है, बाद में वो गैस बन जाता है। वन मोर थिंग, वेपर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में हो और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो गैस में आया हो तो उसे हम लोग वेपर कहते हैं। क्योंकि वाटर is at liquid at room temperature and when we supply heat then it convert into gas, so water vapor not water gas. Okay, तो
वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड और लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे, वो ये है कि एक रैपिड प्रोसेस है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, समझेंगे ध्यान से। फास्ट प्रोसेस कैसे है, आप एक बीकर लेते हैं, उसको आप अपने गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं, जैसे आप चढ़ाएंगे देखेंगे पानी से कुछ ना कुछ परसेंट पानी का वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसके अंदर दो फेनोमेना होता है, एक इवापोरेशन का फेनोमेना होता है एट द सेम टाइम, और उसी वक्त फेनोमेना आपको दूसरा होता है बॉइलिंग का, जिसके बारे में थोड़ा देर में बात करते हैं। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है और इसमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ हीट, एंड रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट। इसमें हीट भी कम लगता है, बस आप स्टोव पे चढ़ाओगे और आपका वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग, एक पॉइंट और हम बना लेते हैं इसमें, ड्यूरिंग वेपोराइजेशन जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल्स molecule comes from the bottom of the liquid, from the bottom of the liquid। molecule जो है वो लिक्विड के बॉटम से आता है, बॉटम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के बॉटम से आता है। और अगर हम लोग वेपोराइजेशन को ही क्लासिफाई करें तो वेपोराइजेशन को ही दो भाग में बांटा गया। अच्छा, किसी किसी बुक में POUR भी लिखा होता है, दोनों सही होता है। वेपोराइजेशन, ये दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, लेट मी सी। तो वेपोराइजेशन का ही हम लोग दो काइंड पढ़ते हैं, दो टाइप पढ़ते हैं, और वेपोराइजेशन को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग, और दूसरे को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेशन। तो वन बाय वन हम लोग बॉइलिंग एज वेल एज इवापोरेशन के बारे में बात करेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है और इवापोरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बॉइलिंग। बॉइलिंग किसे कहते हैं? बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है गैसेस में ऑन हीटिंग एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। द प्रोसेस इन विच a liquid substance, a liquid converts substance छोड़ते हैं, converts into gas on heating at a particular temperature and pressure, at a particular temperature and pressure। वेपोराइजेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में हीट करने पे। कब होगा? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, हर टेम्परेचर पे नहीं होगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा और एक पार्टिकुलर प्रेशर पे होगा। जिस प्रेशर पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड substance changes into gaseous substance at particular pressure, and generally इस particular pressure को हम लोग बोलते हैं atmospheric pressure। at particular atmospheric pressure, atmospheric pressure is called boiling point। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट टेम्परेचर? जिस पे एक सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस गैसेस में चेंज हो जाए एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, सॉरी, एंड दैट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
at 1 atm is 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 atm पे वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग बताया था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड किस पे करता है, ये भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर है कि बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पे जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? यस, प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रेशर की डिपेंडेंसी की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। और कैसे करता है? जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर एप्रोप्रिएट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप अल्टर कैसे करोगे, आप चैप्टर पढ़ोगे जब ग्रेविटेशन, तो उसे पढ़ना है। इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। और अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंस करता है बॉइलिंग पॉइंट। और ये बिल्कुल आप याद रख सकते हो, एक फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ोगे, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ P प्रेशर होता है और T टेम्परेचर होता है। P फॉर प्रेशर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स दैट अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ से हम लोग आगे क्लास में पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है 1 atm पे, तो इसका मतलब जब 1 atm है तब 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर को अल्टर कर दे, सपोज को टेम्परेचर को हम 0.7 atm कर लें, तब क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा? आंसर इज नो, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, अल्टर कर दें, तो हम ये बोलेंगे कि अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल नो लॉन्गर बी 100 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तुमने टेम्परेचर घटाया, प्रेशर घटाया है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा मैथ आता है तो ये एक्चुअली में 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 1 था 100, 0.7 तो 70। ये परसेंटेज निकाला हुआ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको ये सिर्फ देखना है कि जब प्रेशर जब घट रहा था, प्रेशर 1 atm था, प्रेशर घट गया तो टेम्परेचर भी क्या होगा? घट जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? घट जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात कर रहे थे जब मेल्टिंग पॉइंट की, तो 1 atm पे मेल्टिंग पॉइंट जो था वो कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर इसको हम 0.7 कर दें तो अब मेरा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। सुनिएगा, ऑन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो घटाएंगे तो घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाएंगे, तो मेरा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो भी घटने लगेगा, और ये आपको चेंज हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आप हर हाल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करेंगे कि वो क्या है, 1 atm है कि नहीं। और अगर 1 atm है तो ही बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए, अब जब बॉइलिंग आप समझ गए, तो बॉइलिंग में एक बात आपको याद रखना कि रैपिड प्रोसेस है। बॉइलिंग जो है ये एक रैपिड प्रोसेस है। देखें तो चूंकि बॉइलिंग जो है एक रैपिड प्रोसेस है, इसमें आप याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग जो है ये एक रैपिड प्रोसेस है। बॉइलिंग इज रैपिड प्रोसेस। अब ये रैपिड प्रोसेस क्यों है, इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें कि बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस क्यों है। तो आप पहले तो अगर आप लिक्विड लेते हैं और अगर लिक्विड को आप नॉर्मली कहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, कहीं पर रख देते हैं लिक्विड को, तो इस वक्त वो लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है वेपर में, गैस में। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर उसी लिक्विड्स को अगर हम किसी पैन में रख के हीट कर दें, वाटर को पैन में रख के हीट कर दें, तो हीट करने पे क्या होगा? हीट आप जैसे करोगे तो वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप हीट दोगे कहाँ आप? तो हीट जनरली आप बॉटम में दोगे, जो आपका बीकर था, पैन था, उसके बॉटम में हीट दोगे और कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड से गैसेस स्टेट में। आप टेम्परेचर देते रहोगे, कंटिन्यूसली देते रहोगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आपके लिक्विड हैं, लिक्विड जो है, लिक्विड्स के अंदर के सारे लिक्विड्स के अंदर, अगर आप ये फिगर अज्यूम करते हो, अगर ये फिगर आप अज्यूम करते हो ये वाला, तो लिक्विड्स के अंदर
जितनी पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स यानी ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, जितने भी यानी बॉटम से लेकर टॉप तक जितनी मॉलिक्यूल है, एक वक्त ऐसा आएगा कि सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, या फिर ये समझें कि सबका काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सबका सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा। आप हीट दोगे तो ये पार्टिकल के अंदर का मूवमेंट आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, और इसका काइनेटिक एनर्जी अलग होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी अलग होगा। जो नीचे में होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला हल्का ठंडा होगा, नीचे वाला गर्म होगा। लेकिन एक उसके बाद ही तो ऐसा होता है ना कि ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आता है, नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाता है। जब आप बॉयल करते होगे तो देखते होगे आप ये चीज़ को। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये टोटल मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, और जब इस पूरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, सारे के सारा कन्वर्ट हो जाएगा गैसेज स्टेट में। इसी पॉइंट को, इसी वक्त के टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो एक रैपिड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में अगर हीट करते हैं किसी लिक्विड को, ऑन हीटिंग अ लिक्विड, किसी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, अ पॉइंट विल कम व्हेन all the particles, all the molecules लिखते हैं हम, all the molecule of the liquid, ये दिख रहा है नीचे, लेट मी चेक, ये तो नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लिखते हैं, ये वाला पॉइंट दिख नहीं रहा, ऊपर मिटा देते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल, जितने ही मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के, वो सारे के सारे, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इतनी ज़्यादा उन लोग के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने स्टेट को चेंज कर देंगे, टू चेंज देयर स्टेट। तो बॉइलिंग के वक्त होता यह है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल के अंदर सेम तरह का काइनेटिक एनर्जी आता है, मतलब सबका टेम्परेचर सेम हो जाता है। अदर वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि सबका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको बॉइलिंग जो है वो एक रैपिड प्रोसेस है, क्योंकि ये बॉइलिंग तभी स्टार्ट होता है जब सारे मॉलिक्यूल्स का जो लिक्विड के अंदर है सबका टेम्परेचर सेम हो जाए, और अदर वर्ड सबका काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाए, सेम हो जाए, इतना हो जाए कि वो चेंज अपने स्टेट को चेंज कर सके। जबकि इवापोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवापोरेशन में सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता, टेम्परेचर सेम नहीं होता, बट फिर भी वो कन्वर्ट होने लगता है। तो ये मेन हम डिफरेंस एक्चुअली में बाद में डिफरेंस के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन।